आज बात करेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। देखो, पहले ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय सीमा से अर्थ क्या होता है कि किसी देश की किसी अन्य देश के साथ जो सीमा होती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, या किसी देश की शेष विश्व के साथ जो सीमा होती है उससे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ये इसकी परिभाषा की दो विशेषताएं होती है ना। जैसे आप बात करें भारत की, तो इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच यानी दो देश हो गए ना, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच की जो सीमा है वो कहलाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। या इसी प्रकार जैसे नीचे आप आओ, मुंबई है, जैसे ये महाराष्ट्र तक है, तो एक तरफ भारत है लेकिन दूसरी तरफ कोई देश नहीं है। यहाँ इसमें फर्क है, यहाँ तो दोनों तरफ देश है, यहाँ दोनों तरफ देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे, कारण कि ये शेष दुनिया आ गई, ये विश्व का भाग है, ये विश्व है यहाँ। तो मैंने क्या कहा, दो देशों के बीच की सीमाओं को भी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। एक देश और शेष विश्व, शेष संसार के बीच की सीमा को भी क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे ये है भारत की जलीय सीमा है जैसे। अब यहां चलिए आप, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये पूरी जो सीमा है भारत की, उसकी लंबाई कितनी है कुल, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 22,716.6 किलोमीटर। ये जो पूरी सीमा है भारत की आप देख रहे हैं, यहां से शुरू करेंगे, ये पूरी सीमा, ये आपके सभी स्टेट आ गए इधर साउथ में, फिर पूर्वोत्तर में, और फिर इधर उत्तर में। ये जो सीमा देख रहे हैं लाल स्याही से और ब्लैक स्याही से, ये भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसकी टोटल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। ये प्लस इसमें ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी जो सीमाएं हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, ये स्थलीय सीमा नहीं है इनकी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की कहीं भी स्थलीय सीमा नहीं, इनकी जलीय सीमाएं बनती है, हालांकि इनके कोई देश नहीं है, समुद्र है। जैसे इधर अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये जलीय सीमा बनाते हैं, लेकिन उससे भी अंतरराष्ट्रीय सीमा ही कहेंगे। तो हमने क्या कहा, भारत की जो ये जो 22,716.6 किलोमीटर, इसमें ये भारत पूरी, ये प्लस लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बाकी कई छोटे द्वीप हैं, तो उन सभी की, बंगाल की खाड़ी में इधर मिला के लगभग 500 द्वीप होंगे, छोटे छोटे निर्जन द्वीप है, कोई मानव आबादी नहीं है वहां। तो वो भी चूंकि भारत का भूभाग है, भारत के अधीन है, तो भारत का हिस्सा माना जाएगा, तो उनकी सीमाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस 22,716.6 किलोमीटर में सभी सीमाएं आ गई, चाहे वो मुख्य भूमि की ये वाली हो या द्वीप वाली हो। अब इसको आगे समझेंगे, इसके पुनः दो भाग करते हैं। एक भाग में लेंगे स्थलीय सीमा, यह है 15,200 किलोमीटर, और एक है जलीय सीमा, जलीय या तटीय, जलीय भी कह सकते हैं, तट होता है इसलिए तटीय भी कह सकते हैं उसको, सागरीय सीमा भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इधर समझेंगे एक बार आप, स्थलीय सीमा और जलीय या तटीय सीमा में क्या फर्क है। आप यहां देखेंगे, ये भारत की बाउंड्री है ना पूरी, इस बाउंड्री या इस बॉर्डर या इस सीमा को हमने दो शेड से दिखाया है। ऊपर जो आप देख रहे हो ये लाल शेड से दिखाया हुआ है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक शेड से दिखाया हुआ है, ब्लैक पेन से दिखा रखा है। तो जो ब्लैक पेन से यहां दिखाई हुई है वह है जलीय सीमा या तटीय सीमा, और जो लाल पेन से दिखाई हुई है वो है स्थलीय सीमा। कौन सी स्थलीय सीमा कौन सी है, जो लाल पेन से दिखाई हुई है।
लाल पेन से जो हमने दिखाया वो भारत की स्थलीय सीमा है, यानी ये ऐसी सीमा है जिसके दोनों तरफ जमीन है, और जो ब्लैक पेन से दिखाई हुई है वो जलीय सीमा है, और ये ऐसी सीमा है जिसके एक तरफ जमीन और एक तरफ पानी है। अब इस जलीय सीमा को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। ये जो 7516 है, एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा, मुख्य भूमि की, और एक होती है द्वीपीय, द्वीपीय तटीय सीमा या द्वीपीय जलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा। दो भागों में बांटेंगे इसको। तो मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है भारत की वो है 6100 किलोमीटर, और ये है द्वीपीय 1416.6 किलोमीटर। अब आप यहां समझेंगे मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है। मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब होता है, देखिए ऊपर ये लद्दाख, किलिक या नीचे इंद्राकोल है। किलिक तो भारत का उत्तरतम बिंदु जो पाक अधिकृत लद्दाख में है, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत के अधिकार क्षेत्र वाला जो उत्तरतम बिंदु वो है इंद्राकोल। तो यहां से चलेंगे ना आप ऊपर से, चूंकि इस सीमा में ये सभी सम्मिलित है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला एरिया भी सम्मिलित है इसमें, वो सीमा भी आ रही है पूरी। इसमें ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने या इधर चीन ने कब्जा कर लिया तो उसको छोड़ दो, सब बाकी की निकालो। अपन तो सभी की पटेंगे, क्योंकि हम तो मानते हैं भी पूरा ही भारत हमारा, ये जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मालिक हो गए। तो इस 22,716 में वो सारी जमीन सम्मिलित है जिस पर दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है। अभी किस देश ने कितना कर रखा है अभी बताएंगे आपको। तो आप इधर देखिए, जो मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है, उत्तर में यहाँ किलिक जो उत्तरतम पॉइंट है भारत का, वहां से लेकर नीचे केप कोमोरिन तक, कन्याकुमारी तक, है ना। और इधर आप सरक्रीक या सरक्रीक है ना, गुजरात में कच्छ जिले में, यहां से लेकर इधर कीबितू अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो भूमि है ये मुख्य भूमि कहलाती है भारत की। ये क्या कहलाती है, मुख्य भूमि। और अब इस मुख्य भूमि में क्या शामिल नहीं है, ये द्वीप समूह सम्मिलित नहीं है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बाकी जो द्वीप है छोटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य भूमि में द्वीप सम्मिलित नहीं है। द्वीपों रहित जो भूमि है, यानी द्वीप रहित भारत कहलाता है भारत की मुख्य भूमि या मुख्य भूमि वाला भारत, और द्वीप सहित भारत कहलाएगा पूर्ण भारत। तो यहां बात कर रहे हैं हम, ये तो जलीय, ये जो 7516.6 किलोमीटर है, ये तो संपूर्ण भारत की तटीय सीमा है। संपूर्ण भारत में द्वीप भी सम्मिलित है, मुख्य भूमि भी सम्मिलित है। अब इनको अलग अलग करेंगे तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, ये जो ब्लैक पेन से दिखाई हुई है, यहां से कच्छ से लेकर आप चलेंगे, गुजरात से नीचे आ जाओ आप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, आगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहां तक ये कोलकाता आ गया। यानी इधर कच्छ से शुरू होंगे, दक्षिण में चलेंगे, फिर वापस मुड़कर कन्याकुमारी से मुड़कर वापस चलेंगे उत्तर में, और ये कोलकाता आएगा। यहां तक जो भारत की जलीय सीमा है उसे कहते हैं मुख्य जलीय सीमा, और इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर। और ये जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इसके अलावा छोटे द्वीप काफी हैं, उन सभी की जो सीमाएं हैं उनका टोटल या उनका योग है या उनका जोड़ है 1416.6 किलोमीटर। इस तरह भारत की जलीय सीमा है। समझ गए आप, जलीय सीमा क्या, तटीय सीमा क्या है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ले लिया होगा आपने। अब आगे हम देखो एक क्रम से पढ़ेंगे इसको। तो अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। देखिए स्थलीय सीमा, अब आपको यह जानना है कि स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित है, यानी स्थलीय सीमा भारत की किन किन देशों से लगती है। तो देखिए स्थलीय सीमा यहां लिख देते हैं फैक्ट, 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती हुई है, या भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये भी आ सकता है।
भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 7 देश आएंगे, समझे? 7 देश, ये 7 का फिगर बड़ा जबरदस्त है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वां स्थान रखता है दुनिया में, हमने बताया था आपको। और ये जो भारत से सीमा बनाने वाले देश है उनकी संख्या भी 7 ही है। अब ये कौन कौन से है 7? तो सबसे पहले चलेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद चलेंगे आप चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और चलो यहां पे एक मिनट इसको नीचे ले लेते हैं, ये अफगानिस्तान। ठीक, 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 7 देश है जिनके साथ भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब यहां से आप यहां देखोगे ना, तो ये इस क्रम में नहीं है। यहां मैंने शुरुआत में लिखा बांग्लादेश, फिर चीन लिखा है, फिर पाकिस्तान लिखा है। चाहे इधर से उठाएं आप या इधर से उठाएं, ये क्रम बैठता नहीं है। तो फिर ये क्रम कौन सा है, क्यों लिखा? मैंने सोच समझ के लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इस बात का क्रम है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, यानी अवरोही क्रम उन देशों का। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। यानी आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश। और ये पूछ ले कि चलो दूसरा देश कौन सा है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के बाद, तो चीन आएगा। और आपसे पूछ ले कि वह देश कौन सा है जिसके साथ भारत सबसे कम लंबी या सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो अफगानिस्तान। अब ये कितनी है इसको समझेंगे थोड़ा। बांग्लादेश के साथ बनाते हैं हम 4096.7 किलोमीटर, है ना। अब चीन का भी लिख देते हैं भी, क्योंकि चीन का मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। तो ये चीन बनाता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 है, लेकिन अभी इतना नहीं है खास, रहने दो, आपको जरूरत नहीं। आपके देखो एक बात समझ लेना आप मेरी, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप जो पढ़ रहे हो, अपन दोनों का उद्देश्य एक ही है, आपको परीक्षा पास कराना, ठीक है ना। तो उसी दृष्टिकोण से मुझे पढ़ाना है, उसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। आप और मुझे आपको कोई यहाँ डिक्शनरी नहीं बनाना है, या कोई आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अपना एक ही लक्ष्य है कि ये इन प्रकार परीक्षा पास कर लें। तो हम उतनी बात करेंगे किसी भी तथ्य पर, किसी भी टॉपिक पर, कि अपनी परीक्षा की जरूरतें पूरी हो जाए बस। इससे ज्यादा आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना विस्तृत है कि जो मुख्य सिलेबस जो अपने काम के टॉपिक है वो तैयार हो जाए, वो ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ उतनी बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको याद करने की, अभी कोई नहीं पूछेगा आपके इस एग्जाम में। ये जो आपके पटवारी का एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, या इसके समकक्ष एग्जाम है, जैसे टीचर्स के एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, या आपके रीट वगैरह, ये दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं, तो इनमें क्या है कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बना रहा है भारत। ये जरूर है कि आपसे क्रम पूछ लेंगे कि चलो अवरोही क्रम बताइए, भारत जिन देशों के साथ सीमा बनाता है उनका अवरोही क्रम बताइए लंबाई में, तो फिर आपको आना चाहिए। लेकिन कितनी सीमा है वो किलोमीटर नहीं पूछेंगे, किलोमीटर पूछेंगे तो या तो बांग्लादेश का आ सकता है और चीन का भी नहीं आता। लेकिन अभी क्या है कि मामला चूंकि करंट से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कोई पेपर सेटर ऐसा क्वेश्चन सेट करे कि वो करंट की भी के सिलेबस को भी पूरा करता हो, और इसका जो परंपरागत सिलेबस है उसको भी पूरा करता हो, भूगोल वाले का।
अब ये चीन की सीमा है। अब देखो ये भूगोल के सिलेबस को भी पूरा कर रहा है, राजनीति विज्ञान के सिलेबस को भी पूरा कर रहा है, और उधर करंट के सिलेबस को भी पूरा कर रहा है। तो ये आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा है कि 3488 किलोमीटर लंबी चीन के साथ भारत की सीमा है। तो ये याद रखना आपको। वैसे सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। अच्छा आगे चलेंगे, पाकिस्तान, फिर चौथा स्थान नेपाल का, उसके बाद म्यांमार का, उसके बाद भूटान का, और उसके बाद अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता, तो ये अपने को आना चाहिए कितनी, 106 किलोमीटर। इस सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। तो अपने को याद रखना यहाँ क्या कि अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा बना रहे हैं, 106 किलोमीटर। ये आना चाहिए, सबसे कम है इसलिए। इधर बांग्लादेश के साथ 4096 और चीन के साथ 3488, बस ये तीन के साथ कितनी सीमा है वो याद रखनी, बाकी जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। अब देखिए आपको नक्शे में बताते हैं यहां, जिसे नंबर 1 पे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पे आइए आप, ये रहा भारत की। पहली बात तो बांग्लादेश कहां स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो ये बांग्लादेश की सीमा बन रही है भारत के साथ। ये बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ। ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ इतने स्टेट सीमा बना रहे हैं। अभी एक एक का अध्ययन करेंगे हम, ऐसी बात नहीं कि बस इतना ही बता के छोड़ दिया। बस एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं कि कौन सा देश कहां और कौन सी दिशा में है, बाकी किस देश से कौन से राज्य की सीमा लगती है, किससे ज्यादा लगती है, किससे कम लगती है, वो सारा बताएंगे अभी। तो देखिए बांग्लादेश यहां पर है, भारत की पूर्वी दिशा में है ना। और ये राज्य लग रहे हैं बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, इधर आपके त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये स्टेट इसको टच करते हैं बांग्लादेश को। आगे चलेंगे, अभी एक एक बताएंगे आपको पूरा प्रत्येक राज्य के बारे में। अब जैसे चीन, चीन की सीमा देखो, चीन में क्या है मामला, ये है भूटान, इसको छोड़ दो, फिर इधर ये चीन है ना पूरा। इधर फिर आप आएंगे तो ये तो है नेपाल, ये नेपाल है, और ये यहां पर वापस चीन है। ये चीन, और इधर चीन है, ये यहां चीन, तो यहां चीन पूरा, ये वाला चीन का, और इधर वापस चलेंगे, ये नेपाल हो गया, ये वापस चीन आ गया, यहां से लेकर ये यहां तक, ये चीन, ये चीन है ना। तो ये चीन है पूरा, ये चीन, इधर बस नेपाल को छोड़ दो, आगे फिर चीन, ये सिक्किम है, सिक्किम के ऊपर जो एरिया है पूरा चीन, सिक्किम की सीमा चीन से लग रही है। इधर भूटान आ गया, चलो यहां से कोई राज्य नहीं लग रहा इस जगह से, फिर वापस यहां चीन की सीमा, ऐसे चीन स्थित है। अब देखिए इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सीमा है, तो छोटी सी सीमा 106 किलोमीटर, ये अफगानिस्तान से दिखती हुई, यहां अफगानिस्तान लगता है भारत से। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान,
यहां समझे कि नहीं समझे? कि ये पाकिस्तान है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पाकिस्तान पश्चिमी दिशा में। आगे चलेंगे, ये आ रहा आपके अफगानिस्तान, ये चीन की सीमा यहां से शुरू होती है और यहां तक है चीन की सीमा। ये लद्दाख है भारत का। लद्दाख से आगे चलेंगे, ये आपकी हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से भी चीन की सीमा लग रही है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी चीन की सीमा लग रही है। फिर क्या होता है, यूपी आता है, लेकिन यूपी के ऊपर नेपाल है, तो ये नेपाल से लगती है। फिर बिहार आ रहा है, बिहार के ऊपर भी नेपाल है। आगे चलेंगे फिर सिक्किम, तो सिक्किम से जो सीमा लगती है वो चीन की लग रही है। सिक्किम से जो सीमा लगती है वो चीन की लग रही है। और चीन की सीमा, सिक्किम की सीमा भूटान से भी लगती है, समझे? तो अब सिक्किम की सीमा में से नेपाल, चीन और भूटान, इन 3 देशों से लग रही है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान, 3 देशों से लगती है। अब आगे चलेंगे, चीन वापस आ गया फिर यहाँ इन राज्यों से असम, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये जैसे आपके पश्चिम बंगाल है ना, इन तीनों के ऊपर भूटान है यहाँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आगे ये चीन आ रहा है वापस। तो ये चीन की सीमाएं, इस प्रकार भारत की सीमाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हो गए। अब कौन सा देश बचा? म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा आप देखेंगे यहां से, ये म्यांमार है, यहां से लेकर यहां तक, ये मिजोरम राज्य है भारत का। तो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये जो एरिया है ये म्यांमार का है। ये किसकी सीमा है? यहाँ म्यांमार, एकदम इस, यानी इस रेखा के एक तरफ भारत है, एक तरफ म्यांमार है। म्यांमार जिसका नाम पहले बर्मा था। तो ये लोकेशन हो गई ना 7 की, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 देश हो गए। अब हम यहां प्रत्येक को डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब जितनी अपने एग्जाम में जरूरत है, वैसे तो डिटेल तो बहुत है इनकी, लेकिन आपके ये जो इस लेवल के जो एग्जाम्स है, पटवारी या पटवारी के समकक्ष जो परीक्षा है, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतनी ही गहराई तक हम बात करेंगे अभी। तो चलिए आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चलो ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इसको मिटा देते हैं यहां, और पाकिस्तान को सबसे पहले लेंगे। वैसे सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है, अगर उस क्रम से चले तो बांग्लादेश आता है, लेकिन चूंकि अपने को यहाँ पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में चलना है एक क्रम में, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे स्थलीय सीमा में ये जो 7 देश है उनमें पाकिस्तान को। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है उसकी लंबाई हमने आपको बता दी अभी, और 3323 किलोमीटर है वैसे, लेकिन आप चाहे तो याद कर लें, नहीं भी करे तो वैसे जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं, पूछेंगे नहीं लंबाई कितनी है आपके एग्जाम में, इससे वो पूछा नहीं जाएगा, तो आप रहने दें इसको, वैसे मैंने बता दिया आपको। अब पाकिस्तान की जो रेखा है के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आप यहाँ देख रहे हैं नक्शे में, ये गुजरात के कच्छ से लेकर, गोहार मोती से लेकर, या सरक्रीक से लेकर, कच्छ से लेकर, एग्जाम में किसी भी पूछ लेते हैं, सभी याद होने चाहिए आपको। यानी गोहार मोती अगर कहें आप, तो गोहार मोती से लेकर उत्तर में चलेंगे बिल्कुल राजस्थान में, ये जैसलमेर होते हुए, फिर ये पंजाब आ गया, फिर ये जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख, ये यहां तक है। यानी मैंने जो आपको 3323 किलोमीटर की लंबाई बताई, ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक है ना। तो अब इसको पहले ये जानेंगे कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हुई ये सीमा।
पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हुई है। तो देखिए राज्य, राज्यों में जाएंगे आप, देखो एक है सबसे पहले गुजरात, क्रम से बता रहा हूं मैं आपको, क्रम से ही याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसी ट्रेंड में हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो गुजरात सबसे पहले, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद पंजाब, पंजाब हो गया। अच्छा, ये तीन हो गए राज्य। अब चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। अब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अब इनके बारे में यदि आपको विस्तार से जानना है तो हमारे पटवारी एग्जाम के लिए भारतीय शासन प्रणाली नामक 2 वीडियोस यहां अपलोडेड है चैनल में, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा राज्य क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो यहां मैं जरूरत नहीं समझूंगा इसको, इसकी व्याख्या करने की। तो चलिए, तो राज्य तो 3 और केंद्र शासित प्रदेश देखिए कौन कौन से हैं। एक पहले कौन सा आएगा, जम्मू और कश्मीर, दूसरा आएगा लद्दाख। एकदम हम यहां अपडेटेड होकर पढ़ रहे हैं, यानी मैं अभी जैसे आज पढ़ा रहा हूं ना आपको 25 जून को, तो कल 24 जून शाम तक जितना चेंजेस हुआ इनके बारे में वो सब है इसमें सम्मिलित। इसलिए आप निश्चिंत रहें, भ्रमित नहीं हो, यहां जो भी फैक्ट मिलेगा आपको हमारे वीडियोस में सभी अपडेटेड मिलेंगे। तो चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य अब राज्य नहीं रहकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित हो चुका है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुका है। हुआ कब था, 9 अगस्त 2019 को, जब राष्ट्रपति जी के साइन हुए थे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में, लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो गया, उसके स्थान पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश उत्पन्न हुए, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। अब यहां पे देखो नीचे चलेंगे अपन वापस गुजरात में, ये गुजरात की सीमा है ना, पाकिस्तान से लगती हुई। तो यहां कच्छ का रण भी है, रण का मतलब ये होता है कि दलदली इलाका होता है, कच्छ के रण से लगती हुई, ये कच्छ का रण कहलाता है, दलदली इलाका होता है। दलदली का मतलब जहां न तो पानी और न जमीन दोनों के बीच की स्थिति होती है, कीचड़ जो होता है उसे कहते हैं, यानी इंसान और नाव है उसमें चल नहीं सकती, उसको कहते हैं दलदल। तो ये कच्छ का रण है जो इस पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है, इधर फिर राजस्थान आ गया और वो पंजाब आई। अब इसमें यहां सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना कि ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, तीनों राज्य है, इनमें सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, तो एकदम आपको बता देते हैं राजस्थान, 1070 किलोमीटर सर्वाधिक। क्या समझे यहां, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, 1070 किलोमीटर। अभी 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन अब डेटा चेंज हो गया है। पहले अगर जैसे पहले क्वेश्चन क्या आया हो किसी एग्जाम में, तो क्या पूछा गया, उसमें ऑप्शन क्या आया कि चलो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें राजस्थान भी था, जम्मू कश्मीर भी था, पंजाब वगैरह भी थे, गुजरात भी। तो हमने क्या सही किया, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब क्या सही करेंगे, राजस्थान। अब राजस्थान हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए ना, तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा और अब हो गया राजस्थान। सबसे लंबी सीमा राजस्थान बना रहा है, ये याद रखेंगे। और कई बुक्स में राजस्थान के 1-2 नामी गिरामी कोचिंग सेंटर्स है, वो गुजरात बता रहे हैं। अब आप देखो, उन लोगों से पूछो जाके कि ये गुजरात की सीमा दिखाई दे रही है, ये गुजरात की है, यहां से लेकर यहां तक राजस्थान की है, तो ये लंबी दिखती है कि ये लंबी दिखती है।
लेकिन यही पढ़ाया जा रहा है। बेचारे स्टूडेंट भी जैसे कोई मैप नहीं देखे तो मान लेगा कि चलो गुजरात की होगी तो गुजरात ही रट लेते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, जो वो एक रिजल्ट आता है एग्जाम का तो पता लगता है। तो यहाँ अपने को भ्रमित नहीं होना है। कोई वीडियो देख ले आप और कहे साहब आप हमारे को गलत बता दो, आप गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन गलत नहीं, हम सही पढ़ा रहे हैं। राजस्थान ही सबसे लंबी सीमा बना रहा, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से लेकर ये लंबी है कि गुजरात की लंबी है, समझिए। तो यहाँ राजस्थान सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है पाकिस्तान के साथ। तो गुजरात के बाद राजस्थान, फिर ये पंजाब स्टेट आ रहा है। यहाँ पंजाब भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ अमृतसर है, अमृतसर बहुत नजदीक है पाकिस्तान के, मतलब अमृतसर जो है ना बहुत ही नजदीक है पाकिस्तान के, ज्यादा दूर नहीं वहां से बॉर्डर। और इधर ऊपर चलेंगे तो फिर ये क्या आ जाता है, जम्मू और कश्मीर। अब यहां ध्यान क्या रखना आपको, पेपर सेटर आपको यहां पे घेरेगा कहां, हिमाचल प्रदेश के मामले में। देखो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही गैप है बस। क्या समझे आप, ज्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। कई नक्शे वालों ने तो, जिन्होंने मानचित्र सही नहीं बनाया, उन्होंने तो इसको क्या किया, इसको यहां तक जोड़ दिया ऐसे। चलो मिला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यह छोटा मैप देखेंगे आप, जैसे भारत का बहुत ही छोटा मैप हो, जहां स्टेट दिखा रखे हो, उधर पाकिस्तान भी दिखाया हुआ, तो इस जम्मू कश्मीर को यहां टच करा रखा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो हिमाचल प्रदेश को पाकिस्तान से टच करा रखा है, तो हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान को नहीं छू रहा है, थोड़ा दूर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, वो पहले ही रह जाती है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो यानी हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जम्मू कश्मीर है, या फिर ये पंजाब है। पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, एकदम याद रखेंगे इसको। ऑप्शन में आएगा वो यहाँ आपके, ये 3 राज्य है ना, 3 ही है, चौथा राज्य नहीं है कोई सा, और 2 ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक तो यहाँ जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में है, जो क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, उसको ध्यान रखेंगे भाई। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता। ऊपर चलेंगे, ये तो आपके तीनों राज्य हो गए। फिर है ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है ना। ये सीमा जो है जम्मू कश्मीर की है, यहां से लेकर, ये जम्मू कश्मीर है, यहां से लेकर यहां तक। अब जम्मू कश्मीर का मतलब क्या हुआ, देखो जम्मू और कश्मीर 2 शब्द आते हैं बार बार इसमें। जम्मू तो एक शहर है यहाँ कश्मीर का, है ना, और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है। जम्मू क्या नीचे पड़ता है यहाँ पे, पंजाब से थोड़ा आगे ही है, तो वो ऊंचाई कम होने से वहां क्या ठंड कम पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर का एक शहर है जम्मू। और कश्मीर क्या है, कश्मीर, इस पूरे इलाके को कश्मीर कहा जाता था पहले। अभी 31 अक्टूबर 2019 से पहले यह हो गए कि 1947 से पहले ये कश्मीर रियासत थी, इसलिए इसका कश्मीर नाम रखा गया। जम्मू को भी साथ में जोड़ दिया तो जम्मू और कश्मीर हो गए। तो जम्मू का मतलब तो इस शहर से है, कश्मीर का मतलब इस पूरे इलाके से है। ये समझे ना आप, जम्मू कश्मीर शब्द पे आप जाएंगे कि साहब इसका अर्थ क्या होता है, ये जम्मू और कश्मीर साथ साथ क्यों आ रहा है। तो जम्मू शहर और ये पूरा ही जिसमें जम्मू भी सम्मिलित है, उस पूरे इलाके को कहते हैं, इस पूरे इलाके को कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। 31 अक्टूबर 2019 को अभी इसका जन्म हुआ है, ठीक है, इससे लगती है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन ऊपर, ये लद्दाख कहलाता है। ये पूरा इलाका लद्दाख है, और लद्दाख का जन्म भी अभी हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। वैसे तो था लद्दाख पहले, जम्मू कश्मीर भी पहले था, लेकिन इनका रूप बदल गया, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इससे भी पाकिस्तान की सीमा लग रही है। यहां जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो फिर यहां से शुरू होकर यहां तक ये अफगानिस्तान की सीमा है। यहां इस अफगानिस्तान की सीमा तक ये जो इधर है पाकिस्तान ही है ये पूरा। तो पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बना रहा है, समझ गए। और इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है, इस रेड लाइन वाले की। यहां क्या कंफ्यूजन है बताओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए
अब बात और करते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के मामले में। देखो ये जो सीमा, इसका नाम क्या है? डूरंड रेखा, सॉरी रेड क्लिफ नाम। भारत पाकिस्तान, भारत पाक। देखो पाकिस्तान को शॉर्ट में पाक भी लिखते हैं, अखबारों में कई बार आता है पाक, इसका मतलब पाकिस्तान से। भारत पाक सीमा का नाम रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। देखिए क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों ने भारत, एक तो भारत बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। तो दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। उनको मालूम था लड़ेंगे, तो क्या किया? एक सीमा आयोग का गठन किया उन्होंने। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होकर आया, कहां से? संसद से। जितने भी भारत से संबंधित अधिनियम थे उस वक्त भारत में संसद थी नहीं, तो सब वहीं से, लंदन से या यो कहीं ब्रिटेन से बनकर आते थे सारे अधिनियम। जैसे आज को अधिनियम बनाना है, कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाया तो भारत की संसद ने बनाया। संसद उस वक्त क्या था? इंग्लैंड से बन के आते थे सारे अधिनियम। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन के आया। उससे पहले जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 बन के आया, भारत शासन अधिनियम 1919 बन के आया, 1909 बन के आया। तो सभी इंग्लैंड से बन के आते थे। यानी हम नमक, कपड़े, चीनी ये तो आयात करते ही थे, यहां कानून भी आयात होते थे। तो उस समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया ब्रिटेन की संसद ने 1947 में, तो उसमें एक प्रावधान रखा भाई एक तो भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, दो देश बनेंगे। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि दोनों देशों की सीमाओं के निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम है? सिरिल रेडक्लिफ। तो ये सर सिरिल रेडक्लिफ हुआ करते थे, सिरिल रेडक्लिफ एक अंग्रेज ऑफिसर थे। इनकी अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। इस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, इसलिए इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखेंगे एकदम से, एक बार में एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमाएं बनाती है? तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इस बाउंड्री, इसका बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अब आगे बात करेंगे, अभी जब बांग्लादेश की बात करेंगे ना, अभी आप कहोगे साहब आपने पूरा नहीं बताया। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज होगी, वो सोचेंगे कि अभी आपने रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूरा नहीं बताया। भारत बांग्लादेश के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रेड क्लिफ ही कहलाती है, क्योंकि इसके निर्धारण का काम भी किन्होंने किया था? इन्होंने रेड क्लिफ सर ने किया था। तो रेड क्लिफ रेखा है। अब वो कैसे हुआ अभी आगे बताएंगे इसके बारे में, बांग्लादेश और सारी हिस्ट्री भी बताते हैं बांग्लादेश का जब नंबर आएगा। तो अभी समझ लें आप कि भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। वैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम भी रेड क्लिफ ही है। आगे डिटेल हम बताएंगे जब बांग्लादेश की बात करेंगे। तो भारत पाकिस्तान सीमा का नाम हो गया। इसके बाद चलो आप, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। अक्सर अखबारों में ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब अखबार में एलओसी का नाम नहीं आता हो। नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान ने मोर्टारों से गोले दागे, आता है ना अखबारों में। या नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा, नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी, नियंत्रण रेखा पर बंकर बनाए, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का प्रयास, आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा पार की। ये बार बार जो नियंत्रण रेखा शब्द आता है, इसका मतलब क्या? ये कौन सी रेखा है? जब एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि रेड क्लिफ रेखा तो ये हो गई, ये वाली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये हो गई रेड क्लिफ रेखा। और इधर ये बांग्लादेश वाली हो गई, ये भी रेड क्लिफ है। तो फिर ये नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में दो दो रेखाएं कहां से आ गई? एक रेड क्लिफ रेखा, वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही, एक नियंत्रण रेखा जो अखबार में आता है। रेड क्लिफ का नाम तो आता ही नहीं अखबार में कभी। अखबारों में नाम क्या आता है? नियंत्रण रेखा का। तो इसको समझेंगे थोड़ा। नियंत्रण रेखा, एलओसी, एलओसी
लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंग्लिश में क्या है, ये जो हिंदी अखबार भी होगा तो उसमें एलओसी लिखा हुआ आता है, तो एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में कहेंगे इसको नियंत्रण रेखा। ये क्या होती है इसको भी समझेंगे। देखो अभी हमने बात की थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम बनाया, ये इसमें एक प्रावधान तो ये रखा कि एक देश भारत होगा, एक देश पाकिस्तान होगा। यानी जो ब्रिटिश भारत है, यानी अब तक जो अंग्रेजों के अधीन भारत था, उसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, बांग्लादेश भी सम्मिलित था, है ना, और भारत तो था ही। ये तीन मिलकर भारत कहलाते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत की परिभाषा क्या थी, भारत में क्या क्या सम्मिलित था, भारत, आज का भारत प्लस पाकिस्तान आज का, और आज का बांग्लादेश, ये तीनों ही भारत में आते थे। तो इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया कि अब आप आजाद कर रहे हैं आज आपको, तो आजाद जब किया ना, तो पूरे भारत को एक रूप में नहीं रखा, उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए कि एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या था कि ब्रिटिश भारत में देसी रियासतें थी, लगभग 565 देसी रियासतें। देसी रियासतों का मतलब होता है देसी राजा, यानी ऐसे भाग भी थे भारत में जहां अंग्रेज सीधे शासन नहीं करते थे, और वहां शासन वहां के राजा करते थे। जैसे मेवाड़ महाराणा, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में इनका शासन चलता था। जोधपुर महाराजा, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, जैसलमेर में इनका शासन चलता था, समझे। कोटा मारावल, कोटा में, बूंदी में, बारा में इनका शासन चलता था, समझे। तो ये क्या थे, ये देसी रियासतें कहलाती, कि जैसे कोटा रियासत है, बूंदी रियासत, या जैसे मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, ऐसी रियासतें थी लगभग 565। तो यहां पे क्या होता है कि राजा लोग शासन करते थे, अंग्रेज सिर्फ इनसे टैक्स लेते थे, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। बाहर से कोई अटैक करे तो फिर अंग्रेजों की सहायता करते थे। अंग्रेजों के दो काम थे इनके लिए, एक तो अंग्रेज इनकी सिक्योरिटी का प्रबंध करते थे, दूसरा इनके अंदर भी कोई विद्रोह हो जाए, मान लिए कोई दूसरा राजा या दूसरा उन्हीं के परिवार में से कोई विद्रोह कर दे, राजा को चुनौती दे दे, तो फिर अंग्रेज हेल्प करते थे। ये दो काम थे, और बदले में वो उनसे टैक्स लेते थे। बाकी अंदरूनी शासन सारा ये राजा लोग ही चलाते थे। तो ये देसी रियासतें थी, और भारत के 11 प्रांत ऐसे थे जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी था राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा, जहां सीधा शासन, अजमेर में सीधा शासन था अंग्रेजों का, यहाँ कोई राजा वाजा नहीं था, सीधे अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो चलाते थे। तो ये स्थिति थी, यानी 565 देसी रियासतें थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन देसी रियासतों को ये छूट दे दी कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो, और आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। 3 विकल्प दे दिए उनको, है ना। अब 3 विकल्प दे दिए, तो कोई रियासत ऐसी नहीं थी जो मन से स्वतंत्र न रहना चाहे। सब यही चाहते थे कि हमारा अलग ही देश हो, हमारा अलग ही राज्य हो। जोधपुर वालों ने सोचा कि चलो अपना जोधपुर अलग देश होगा, न पाकिस्तान में मिलेंगे न भारत में मिलेंगे। भोपाल वालों का भी यही था कि नहीं यहां मिलेंगे न वहां मिलेंगे, सिर्फ अलग रहेंगे। हैदराबाद वालों का भी यही था, मैसूर वालों का, सबका यही था। वो तो उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे आज के गृह मंत्री है ना अमित शाह, वैसे ये भी गुजरात के हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस समय गृह मंत्री थे, वो भी गुजरात के थे। तो इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रेम से और दादागिरी से दोनों ही तरीके अपनाए, इन देशी रियासतों को भारत में मिला दिया। इसलिए आज आप पूरे भारत को एक इतने बड़े भारत के रूप में देख रहे हैं। वरना वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो क्या होता कि आप जैसे जयपुर से चले, कहां, जयपुर से चले टोंक, टोंक से चले कोटा, और वापस मान लो जयपुर गए, तो घर जाकर क्या कहते हैं कि मैं आज 3 देशों की यात्रा करके आया हूं। कहां कहां, कि मैं गया, हमारी रोडवेज की बस चली जयपुर राज्य से, जयपुर देश से, फिर हम टोंक देश में गए, उसके बाद हम बूंदी देश में गए, फिर कोटा देश में गए। ऐसे हम 3 देशों की यात्रा करके आ रहा हूं। अच्छा, यानी ये जो आप जाते, इन टोंक में भी जाते, जयपुर से, या कोटा में भी जाते, बूंदी में भी जाते, तो ये क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा होती है आपकी, यानी अलग अलग देश होते हैं ये सभी। यहाँ जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे आज अपने को यहाँ
मान लो इंग्लैंड जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए लेना पड़ता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत आज आपको केरल भी जाना है तो पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, वो भी भारत का ही अंग है, समझ गए। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज भारत इतना बड़ा है, वरना छोटा सा देश होता है, समझे, कई टुकड़ों में, कई देशों में बटा हुआ होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकांश को मिला लिया। अच्छा, उसमें जैसे छूट दे दी ना उन्होंने देशी रियासतों को कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, आप चाहो तो भारत में मिलो या स्वतंत्र हो। अब यहां बात करेंगे कश्मीर की। तो कश्मीर भी उस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं 565 देशी रियासतें थी, उनमें से एक थी ये भी, और बड़ी रियासत मानी जाती है कश्मीर। अब कश्मीर के उस समय महाराजा हुआ करते थे हरि सिंह। अच्छा, कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी 80% वो मुस्लिम थी, 20% हिंदू थी। ये तो फैक्ट्स थे कश्मीर के बारे में। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह निश्चय किया कि मुझे न तो पाकिस्तान में मिलना है न भारत में मिलना है, स्वतंत्र रहना है, समझ गए। ये फैसला था महाराजा हरि सिंह। अच्छा, वो उनकी जगह सही भी थे। कैसे सही थे? देखो, भारत में अगर मिलते तो महाराजा की पोस्ट जाती रहती, क्योंकि भारत तो लोकतंत्र बन गया था। लोकतंत्र का मतलब यहाँ राजा वही बनेगा, शासक वही बनेगा जो जनता जिसको चुनकर भेजेगी। चुनाव से बनना था भाई। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, लोकतंत्र के भक्त थे नेहरू। तो नेहरू नहीं चाहते कि कश्मीर में वहां का जो मुख्यमंत्री बने वो परंपरागत या वंशानुगत आधार पर बने, कि हरि सिंह मर गए तो उनकी जगह उनका बेटा, फिर वो मर गए तो उनकी जगह उनका बेटा। ऐसे तो बनने से रहा, वह तो चुनाव होते। और जब चुनाव होते तो आप जानते हो जनता इन राजाओं को इन राजाओं को कभी वोट नहीं देती, इनका चुनाव कभी नहीं करती, क्योंकि सबको पब्लिक जानती है कि भाई सदियों से ये लोग जुल्म करते आए हैं, तो इनको तो कौन राजा बनाता वापस। लोकतंत्र में तो कहीं इनका स्थान ही नहीं था। इस डर से हरि सिंह भारत में नहीं मिले। अब पाकिस्तान में क्यों नहीं मिले? पाकिस्तान के साथ समस्या ये थी कि पाकिस्तान था मुस्लिम राष्ट्र, इधर कश्मीर की 80% पॉपुलेशन मुस्लिम। अगर वो पाकिस्तान में मिलते हैं तो क्या होता? पाकिस्तान क्या करता कि हरि सिंह हिंदू थे ना, हरि सिंह खुद तो हिंदू को कभी भी यहाँ का शासक नहीं रखता, यहाँ मुस्लिम शासक नियुक्त करते, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी मुस्लिम, पूरा देश मुस्लिम, इधर यहाँ की 80% पॉपुलेशन मुस्लिम, तो मुस्लिम को ही यहाँ का राजा बनाते। तो क्या समझे आप, चाहे पाकिस्तान में मिलो या भारत में मिलो, उनकी सीट निश्चित रूप से जानी थी। तो उन्होंने ये सोचकर क्या किया डिसीजन कि मुझे स्वतंत्र रहना है। उधर कश्मीर की खूबसूरती, तो भारत ने तो क्या आगे इंटरेस्ट नहीं लिया कश्मीर में पहले, कि चलो अलग रह रहा, कोई बात नहीं, रहने दो। हमने हस्तक्षेप नहीं किया, न उस पर कोई दबाव डाला कि तू ऐसे भारत में मिल। पाकिस्तान से रहा नहीं गया। वो पाकिस्तान क्या कश्मीर को हर हालत में पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जबकि हरि सिंह नहीं चाह रहा था मिलना। तो क्या किया पाकिस्तान ने? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया अक्टूबर 1947 में। अब बात करेंगे कि जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान पर अटैक हुआ, तो 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना श्रीनगर के नजदीक आ गई। श्रीनगर पड़ता है यहां, इस जगह है श्रीनगर, ये श्रीनगर है। और अभी जैसे यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और ये शीतकालीन राजधानी होती है वो जम्मू होती है। तो श्रीनगर में क्या हुआ? श्रीनगर पे आ गई सेना 25 अक्टूबर को और घेर लिया श्रीनगर को अटैक करने के लिए। भाई हम मारेंगे हरि सिंह को और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। भागकर हरि सिंह आए दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, कि आप ऐसा करो कश्मीर को भारत में मिला लो। अच्छा ठीक है, मिला लेते हैं भाई, आप आगे होके कह रहे हो तो मिला लेते, हमारे क्या, हम तैयार बैठे हैं। मिला लिया। कश्मीर को भारत से मिलाने में क्या होगा कि फिर यहां से भारत का अंग हो गया ना कश्मीर, तो भारत की सेना गई वहां, तो कश्मीर को मिला लिया। तो मिला लिया तो उस पर विलय पत्र हुआ, एक विलय पत्र हुआ करता था। विलय पत्र का प्रावधान था। अंग्रेजों ने क्या प्रावधान किया उसमें, स्वतंत्रता अधिनियम में, कि जो देशी रियासत भारत में या पाकिस्तान में मिलना चाहेगी उसको एक विलय पत्र पे साइन करने पड़ेंगे। वो जो विलय पत्र था यानी मिलने का पत्र, एक लेटर एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट में क्या था, एक तरफ उस देशी राजा के साइन होते थे, एक तरफ भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साइन होते थे। तो विलय पत्र पर 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान भारत में मिल गया, भारत में मिला। आज आपसे पूछ रहे कि पाकिस्तान भारत का अंग कब बना, सॉरी कश्मीर भारत का अंग कब बना? तो भारत का अंग बना कश्मीर 27 अक्टूबर 1947 को, याद रखेंगे इसको, है ना। तो 27 अक्टूबर को विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो तरीका अंग्रेजों ने
बनाया था उस तरीके के तहत विधिवत तरीके से मिला। इसका मतलब ये हुआ कश्मीर भारत का अंग बन गया। अब अंग बन गया ना, तो अंग बनते ही फिर 27 अक्टूबर को भारत की सेना गई वहां, कहां पे, पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए। कहां पर, कश्मीर में। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध चला 1 जनवरी 1949 तक। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया था, तो उससे पहले तक चला, यानी ये माने आपकी 31 दिसंबर 1948 तक युद्ध चला, लगभग साल भर तक युद्ध चला। तो युद्ध चला ना, भारत की सेना वहां गई कश्मीर को बचाने के लिए, उधर पाकिस्तान की सेना आ गई थी। तो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, ये लगभग साल भर चला, और ये भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कहलाता है ना। वैसे तो उसके बाद जैसे 65 में हुआ, 73 में भी हुआ, तो ये पहला युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का ये कहलाता है कश्मीर के मामले में। अब क्या हुआ, पाकिस्तान की सेनाएं आ गई यहां कश्मीर में, श्रीनगर के पास, और उधर नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी चूंकि नया नया भारत बना ही था, नेहरू जी का नाम था दुनिया में, जैसे आज मोदी जी का नाम है ना, छवि, जब किसी आदमी की छवि बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है ना, उसके कई नुकसान भी होते हैं। तो नेहरू जी क्या आगे अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहते थे कि भाई हिंसक तरीके से वो इस कश्मीर समस्या का समाधान नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अंतरराष्ट्रीय संस्था के माध्यम से। तो चूंकि 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ताकि अब कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए। तो उसमें भारत, हालांकि भारत तो गुलाम था उस वक्त, लेकिन भारत की भी बड़ी भूमिका थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में। तो भारत इस मैटर को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, नेहरू जी ले गए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ 1 जनवरी 1948 को वहां ले गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर क्या किया, एक डिसीजन दिया वहां। डिसीजन क्या दिया कि ऐसा है, कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे। यानी जनमत संग्रह का मतलब होता है, जनमत का मतलब होता है जनता का मत, जनता की इच्छा। संग्रह का मतलब उसको इकट्ठा करना, उसको जानना, यानी जनता की इच्छा को या जनता की मत को जानने की क्रिया को कहते हैं जनमत संग्रह। तो ये जनमत संग्रह कराएंगे, यानी कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं कि भारत में। अगर भारत की यहां कर देंगे तो भारत में मिला देंगे, और पाकिस्तान की यहां कर देंगे तो पाकिस्तान में मिला देंगे। एक तो ये रहा इसमें उन्होंने डिसीजन दिया, लेकिन उसकी शर्त क्या थी कि पहले 2 काम होने। कौन से, पहला काम ये होना कि पाकिस्तान जो अपनी सेना वहां भेज चुका है श्रीनगर के पास कश्मीर में, वो पहले अपनी सेना वापस बुलाए पाकिस्तान, पहली बात। दूसरी बात, जब पाकिस्तान अपनी सेना बुला ले, भारत भी अपनी सेना बुला लेगा। जब दोनों ही अपनी सेना वहां से हटा लेंगे, कश्मीर से भारत भी अपनी सेना हटा लेगा, पाकिस्तान भी हटा लेगा, कश्मीर में कोई सैनिक नहीं रहेगा, कोई सिपाही नहीं रहेगा, उसके बाद फिर जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह में जो डिसीजन आएगा उसके तहत कश्मीर को या पाकिस्तान में या भारत में मिलाया जाएगा। ऐसा निर्णय दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो आज तक 70 साल हो गए, न तो पाकिस्तान ने सीमा हटाई, न भारत तो हटाने का सवाल ही नहीं, जब वो नहीं हटा रहा तो हम कैसे हटा लें। तो पाकिस्तान ने सेना नहीं हटाई, और वो आज भी सेना वहीं पड़ी हुई है। तो इसने क्या डिसीजन दिया था 1 जनवरी 1949 को, किसने, मतलब इसने जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिसीजन दिया 1948 में, डिसीजन दिया अप्रैल में, डिसीजन आ गया उसका, तो भी युद्ध चलता रहा। तो युद्ध विराम हुआ 1 जनवरी 1949 को। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था अक्टूबर 1947 में, वो चला 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से। उसने कहा कि दोनों भी ठहर जाओ लड़ते हुए, तो ठहर गए। अब ठहर गए ना, तो जिस जगह ठहर गए तो स्थिति क्या थी, यहां देखेंगे आप, नक्शे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना इसको। ये है ना, अभी जैसे ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, पहले दोनों एक ही थे भाई। ये तो 2019 में हुई ये घटना, तो एक होने की, तो पहले ये लाइन नहीं थी यहाँ, है ना। तो अब क्या था कि ये जो लाइन है ना, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने जब हमला किया ना, तो 1 जनवरी 1949 को इस जगह, उस साइड में थी पाकिस्तान की सेना, इस साइड में थी भारत की सेना। क्या समझे,
1 जनवरी 1949 को ये जो लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक लाइन मैंने बनाई यहाँ पे, ये कश्मीर में, इसके इधर यानी इस साइड में तो खड़ी थी पाकिस्तान की सेना और इस साइड में खड़ी थी भारत की सेना। तो इस साइड में जो भारत की सेना खड़ी थी ये कहलाया क्षेत्र भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र या भारतीय सेना के नियंत्रण वाला क्षेत्र, और इधर वाला क्षेत्र कहलाया पाकिस्तान की सीमा के नियंत्रण वाला क्षेत्र या पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्षेत्र। और बीच में जो रेखा बनी है दोनों के बीच में वो कहलाई नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं एलओसी। यानी ये वो जगह है जहां लड़ती लड़ती भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाएं, दोनों की सेनाओं ने लड़ना बंद कर दिया। इस जगह आते आते न पीछे, न वो पीछे हटे न हम पीछे हटे, यहीं खड़े हो गए बस। यहां युद्ध विराम करा दिया पाकिस्तान, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तब से यानी 70 साल हो गए आज। ये युद्ध विराम कब हुआ, ये लाइन कब बनी, 1 जनवरी 1949 को बनी है बेसिकली। बाद में कुछ चेंज हुआ थोड़ा बहुत इसमें 65 में वगैरह में, लेकिन बेसिक जो ये लाइन, मुख्य रूप से जो ये लाइन बनी है वो 1 जनवरी 1949 को बनी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ। इससे ही कहते हैं नियंत्रण रेखा। आज जो जैसे भी 1999 में करगिल युद्ध हुआ, तो करगिल यहां पे इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान ने क्या किया, यहां करगिल पे अटैक कर दिया। करगिल शहर है लद्दाख का, अभी जैसे लद्दाख में आ गया करगिल, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब लद्दाख का। लद्दाख के 2 जिले हैं, लेह और करगिल। तो ये करगिल पे 1999 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो क्या समझे, इसको कहते हैं नियंत्रण रेखा। और ये कब बनी, 1 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे इसको। तो ये जो नियंत्रण रेखा है आज की क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है इस जगह से। अब ये जो एरिया इधर वाला, इसको क्या कहेंगे, ये जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, चलो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पाकिस्तान से, अच्छे से इसको लिखना है। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर या आजाद कश्मीर, मालूम है पाकिस्तान क्या कहता है इसको, आजाद कश्मीर। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर जो अक्सर अखबारों में आता ना पीओके पीओके, वो पीओके ये है। यानी ये कब बना पीओके, पीओके बना 1 जनवरी 1949 को। उस समय बस वो बन गया, उस समय नियंत्रण रेखा बन गई। तब से यहां भारत की सेना खड़ी हुई है, यही पाकिस्तान की सेना खड़ी है। यानी आप क्या समझ रहे हो यहां कि ये जो अभी वाले जैसे लद्दाख का इलाका, ये वाला पूरा, और ये जम्मू कश्मीर का इलाका अपने कब्जे में नहीं है आज। आज किसके कब्जे में है ये है पाकिस्तान के कब्जे में। बस ये आपको नक्शे में ही पूरा दिखाई दे रहा ऊपर। जैसे आप अभी घूमने जाना चाहोगे, मैं तो यहां जाऊंगा साहब, यहां ऊपर जाऊंगा, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का भाग है ये, भारत का भाग नहीं, यहां नहीं जा सकते। जो यहां जाओगे और आप दिखाओगे, ये रोक लिए जाओगे आप, यहाँ पाकिस्तान की सेना खड़ी है करगिल से थोड़ा आगे इस जगह ही। अब आप कहोगे यार मेरे को आगे जाना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर घूम सकता है, रह सकता है, इसलिए जा रहा हूं मैं उसके तहत। तो यहाँ उसका पाकिस्तानी सेना का सिपाही खड़ा है, वो कहेगा अरे कौन सा भारतीय संविधान, यहाँ कोई भारतीय संविधान लागू नहीं होता। अरे भारत के अंदर ही भारत का संविधान लागू नहीं होता क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है। तो कैसे पाकिस्तान, आप नक्शा दिखाओगे जेब में से निकाल के, वो भी नक्शा दिखाएगा कि ये देखो ये पाकिस्तान का इलाका। पाकिस्तान अपने नक्शे में बताता है इसको। आप पाकिस्तान के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना अभी पाकिस्तान का नक्शा, तो उनके नक्शे में दिखाया हुआ है इसको पूरा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और इसका नाम गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये प्रांत है वहां का। और यहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी यहां पड़ता है मुजफ्फराबाद। तो क्या समझे आप, ये पाक अधिकृत कश्मीर, आप यहां नहीं जा सकते। सलमान खान की एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें आपने पीछे सीन देखे होंगे। ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है ये इतना खूबसूरत है कि इतना तो अपना कश्मीर ही नहीं है, तो कई फिल्मकार वहां शूटिंग करने जाते हैं। अब अधिकांश की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यहाँ उनके आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स है और खुले में बने हुए हैं। क्या लिखा बाहर, ट्रेनिंग सेंटर बाय लश्कर-ए-तोयबा,
तो ये ऐसे ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों के बने हुए, तो डरते हैं लोग, जाते हैं वहां, शूटिंग वाले भी कम ही जाते हैं। लेकिन सलमान खान था ना इसमें बजरंगी भाईजान में, तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मैं निपट लूंगा वहां से, डायरेक्टर साहब आप तो चलो शूटिंग करेंगे वहां। तो बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई पाक अधिकृत कश्मीर में, और उनको जाने के लिए वीजा लेना पड़ा। जबकि नक्शा देखते हैं तो वो तो भारत का ही अंग है, लेकिन नहीं जा सकते यहाँ, इधर से भी नहीं जा सकते, वो उधर से गए, इस्लामाबाद हो गया हवाई जहाज से। तो समझे ये पाक अधिकृत कश्मीर है, बहुत खूबसूरत इलाका है। ये गिलगिट वगैरह ये बहुत अच्छे स्थान है, लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में है तो भारतीय वैसे तो जा नहीं सकते यहाँ। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं नियंत्रण रेखा, ये कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर, POK। अब आप इसको नया नाम ये भी दे सकते हो, पाक अधिकृत लद्दाख, क्योंकि हमने इस एरिया को लद्दाख बना दिया है ना। अभी जो भारत सरकार ने लद्दाख बनाया तो ये लद्दाख में पड़ता है, ये इलाका पूरा, ये लद्दाख की बाउंड्री वाल है, लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, तो ये लद्दाख में पड़ेगा पूरा इलाका ये वाला, और इधर ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी पाक अधिकृत कश्मीर, ये भी पाक अधिकृत कश्मीर, इसको हम कह सकते हैं कि पाक अधिकृत लद्दाख। तो ये पाकिस्तान की बात हुई। अब एक इसमें क्या है कि इसकी लंबाई कितनी LOC की, तो LOC की जो नियंत्रण रेखा की लंबाई है वो है 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर है लगभग इसकी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, एक यहां पे ये जगह आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर, ये जगह सियाचिन ग्लेशियर, इसको याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर का नाम अक्सर अखबारों में आता रहता है। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, बर्फ की नदी को कहते हैं हिमनद। कश्मीर में जो नदियां हैं पानी की तो है, बर्फ की भी है वहां कश्मीर में, पानी बर्फ की नदियां भी है। तो ये भी एक बर्फ की नदी है, ये गंगोत्री वगैरह उत्तराखंड से जो गंगा नदी निकलती है ना, गंगोत्री यमुनोत्री, ये सब हिमनद है, नदियां हैं। यानी इनका उद्गम स्थल नदी तो है लेकिन हिम की नदी है, बर्फ की नदी है, वहां से पानी नहीं निकल रहा, वहां बर्फ निकलती है। तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, ये यहाँ पे क्या भारत और पाकिस्तान की सीमा का, यानी ये जो LOC है ये निकलती है यहाँ पे। तो इस LOC पर सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान की सेना भी है, भारत की सेना भी है। हर साल पाकिस्तान के भी काफी सैनिक मरते हैं, भारत के सैनिक भी खूब शहीद होते हैं, लेकिन शहीद यहाँ लड़ाई से या गोली लगने से नहीं होते हैं, ये होते हैं ठंड से। यहाँ का सर्दी का टेम्परेचर दिसंबर जनवरी का कितना होता है मालूम है? -70, -50। इस वक्त जून, आज 25 जून को टेम्परेचर कितना है? इस वक्त 12 बजे कितना वहां का कितना टेम्परेचर होगा? -5। गर्मी में भी यहाँ माइनस चलता है, बर्फ तो हमेशा ही रहती है, आप देख सकते हो -50 डिग्री में इंसान का खून जम जाता है। यहाँ भी बेचारे भारतीय सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि मानी जाती है, इससे ऊंचा युद्ध स्थल नहीं है कहीं, यानी इससे ऊंची ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सेनाएं खड़ी हो आपस में गोलियां चलती हो, समझे? तो ये सियाचिन ग्लेशियर, यही आपकी इंदिराकोल है पास में, इंदिराकोल जो भारत का उत्तरतम बिंदु माना जाता है, भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित बिंदु। तो ये सियाचिन ग्लेशियर, इंदिराकोल, ये सब पाकिस्तान से संबंधित है। एक पाकिस्तान के साथ यहाँ सर क्रीक विवाद भी है, इसको याद रखेंगे। सर क्रीक विवाद, गोवार मोती जो है ना वहां पे सर क्रीक, तो सर क्रीक विवाद भी पाकिस्तान और भारत के बीच में है, और इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में, कच्छ गुजरात, और ये भारत पाक के बीच में है। किनके मध्य है ये? भारत और पाक के बीच में के मध्य। अभी ज्यादा यहां बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डीपली आएगा नहीं, तो ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ। वैसे तो कई बातें जैसे RAS वालों को पढ़ाएंगे तो उसमें तो बताएंगे कि वो कहां पे चाहता है सीमा। पाकिस्तान क्या है कि इसकी सीमा नीचे तक चाहता है, ये जो सीमा है ना अभी की सीमा है ये, पाकिस्तान थोड़ा नीचे चाहता है इस रेड लाइन को, कि यहाँ नीचे रखो आप, थोड़ी हमारा इलाका है, ये कच्छ का रन है, वो कहता है हमारा इलाका है। ये सर क्रीक कहलाता है, सर क्रीक में वो क्या कहता है कि नीचे रखो थोड़ी सीमा रेखा, यानी ये पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान और नीचे यहां तक आना चाहता है, अभी तक यहां है तो वो यहां तक आना चाह रहा है पाकिस्तान, ये सर क्रीक
इलाका है, इस पर पाकिस्तान कब्जा मतलब वो लेना चाहता है, ये विवाद चल रहा है अभी। हालांकि भारत के कब्जे में है, ये भारत की सेना है यहाँ पर। तो इस सर क्रीक विवाद का संबंध पाकिस्तान से, और ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर का संबंध भी पाकिस्तान से, याद रखेंगे। एलओसी जो नियंत्रण रेखा, वो भी आपके समझ में आ गया।